Hello, Cho. Good morning, good evening, and good night to everyone. Today I am going to start a new chapter known as optics. इसके पहले मैंने ऑप्टिक्स का एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स में रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के क्या नियम हैं और कौन कौन से लॉज हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर बता दिया कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका नेचर क्या है, उसका पोजीशन क्या है और साइज़ क्या है, बड़ा बनेगा इमेज, छोटा बनेगा या सेम साइज़ का बनेगा, है ना। सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल्स दोनों के लिए एक ही होंगे और दोनों का रूल्स साथ साथ लिखाएगा, है ना। अब सवाल खड़ा होता है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा साइज बनेगा या बड़ा साइज बनेगा, है ना। तो सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे और बारी बारी से सारे चीज़ों का एक एक करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके पहले एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो हम इसमें इमेज बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सोर्स मानेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से मान लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ए बी है, इससे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, निकल रहे हैं और ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, है ना। तो इससे इन्फिनाइट, लेकिन कॉन्वीनियंट के लिए हमें सुविधा के लिए केवल दो ही रे को कंसीडर करेंगे, है ना, केवल और केवल दो रे को, क्योंकि इन्फिनाइट रेज को जब हम खींचना शुरू करेंगे तो काफ़ी ये फिगर गंदा हो जाएगा, है ना, और सही से इमेज इसका बन नहीं पाएगा। इसलिए हम दो ही रो को खींचेंगे और ये दोनों रे जहाँ भी कट करेंगे, ये दोनों रे जहाँ भी कट करेंगे उसको हम लोग इमेज मान लेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करने का जो भी रूल है इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सोर्स से यानी ऑब्जेक्ट से दो रे को ही खींचेंगे आसानी के लिए और वो उसको उस पॉइंट से पास करवाएंगे जहाँ से हमें अच्छे तरीके से डायरेक्शन मालूम है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहला लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन अ रे passes parallel to principal axis after reflection, it will passes from after reflection it will passes from focus. In case of concave mirror or diverges or appear to diverge from focus in case of convex mirror। तो ये फर्स्ट लॉ है ना। पहला नियम है, क्या मैंने बताया कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा होगी परावर्तन के बाद किस पॉइंट से होके जाएगा, प्रधान फोकस से होके जाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग फोकस पॉइंट कहेंगे, यानी फोकस पॉइंट से होके गुजरेगा। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि वो उसको डाइवर्जेंट मिरर के नाम से जानते हैं, इसलिए वो रे को डाइवर्ज कर देगा। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। इस तरह से ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पल एक्सिस, इसको इस तरह से कलर कर दीजिए, कॉनकेव मिरर शो कर दीजिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ कॉनकेव मिरर के लिए। और अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको इस तरह से कलर कर दीजिए,
प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा परावर्तन के बाद तो क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। इसलिए चूंकि ये इधर चला जाएगा तो हम इसको शो कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन से इधर पीछे दिखा देना फोकस पॉइंट, है ना। तो पहले भी मैंने बताया था इसका फोकस पॉइंट नेगेटिव होता है और इसका फोकस पॉइंट पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ। तो ये मेरा पहला रूल था, है ना। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसको पोल बना दीजिए, ये mn अपर्चर है। चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है। सेकेंड लॉ, व्हेन a ray incident on simple focus in case of concave mirror or appear to on simple focus in case of convex mirror, then after reflection through the mirror it passes parallel to principal axis। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब कोई रे, है ना, कनकेव के केस में अगर प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट कर रहा है ना, और कॉन्वेक्स के केस में प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा। इसको ऐसे देखिए, मान लिया कि ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है ना फोकस पे, तो परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के इसके समानांतर चला जाएगा। इसको डिनोट कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चला जाएगा। तो ये है मेरा कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में इस तरह से देखेंगे कि ये मेरा फोकस है, इस पे इंसिडेंट होता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगा इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के एक्सिस। तो ये था मेरा सेकेंड लॉ, है ना, इमेज, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में ये दूसरा नियम था। चलिए थर्ड वन देखते हैं, तीसरा नियम क्या है, इसको नोट करते जाइएगा। तीसरा लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ कहता है इफ a ray incident on center of curvature of the spherical mirror, then it bounce back in the सेम डायरेक्शन। यानी कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करता है तो बाउंसिंग बैक से पुनः उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है, यानी इसका किसी भी प्रकार का डेविएशन, इस पॉइंट पे डेविएशन नहीं होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिए, अगर रे यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है तो इस पाथ से, तो पुनः वापस इसी पाथ पे चला जाता है। तो इसको दिखा दीजिए दोनों के केस में,
कॉनकेव का केस है और ये कॉन्वेक्स का केस है। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट रूल चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, ये दोनों मिरर बना लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, है ना। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। ये मेरा पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे है, फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, एमएन अपर्चर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सारी चीज़ों को आप डिनोट कर लेंगे अच्छे तरीके से कॉपी में। चलिए आगे नेक्स्ट लॉ देखते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर पोल पे, मिरर के पोल पे इंसिडेंट करे कोई रे तो क्या होगा। इफ अ रे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ द spherical mirror, then it follow the law of रिफ्लेक्शन, है ना। कि जब मिरर के पोल पे कोई लाइट यानी कोई रे इंसिडेंट करता है तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को, परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, डेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो पोल पे जब इंसिडेंट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। और दोनों केस में दिखा दीजिए। तो ये कॉनकेव का केस है और ये कॉन्वेक्स का केस है, इस तरह से आई इक्वल टू आर। तो एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जितने भी लॉ हमने पढ़े तो वो उन सारे लॉज में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में, सारे लॉज में। इसके अलावा जो 3 लॉज और हम लोग पढ़े हैं, 3 नियम, उसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में यूज होता है। तो ये एक पार्टिकुलर कंडीशन है जो पोल पे इंसिडेंट करने का है, इसलिए इसमें ये बताया गया, लेकिन सारे में फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये एमएन अपर्चर है, इंसिडेंट डेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पोल डिनोट कर दीजिए। यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी आप दिखा दें, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एमएन अपर्चर हो गया। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया। आगे चलिए हम लोग देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, उसका नेचर, साइज, पोजीशन, सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मैग्निफिकेशन और फॉर्मूला ऑफ मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर के द्वारा किन किन कंडीशंस के लिए इमेज बनेंगे और इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, हर एक कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इमेज कॉनकेव मिरर का लगभग 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन है और 6 कंडीशंस को हम एक एक करके देखेंगे। प्रत्येक कंडीशन में देखेंगे क्या इमेज का साइज क्या है, नेचर क्या है और पोजीशन क्या है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं।
और कन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कंडीशन। और कंडीशन नंबर 1 क्या है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले एट इन्फिनाइट पे रखते हैं, है ना। कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनाइट पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड वर्टेड, है ना। रियल इन्वर्टेड का मतलब वास्तविक और उल्टा होगा। इमेज का साइज क्या होगा? तो हाईली डिमिनिश्ड, है ना। हाईली डिमिनिश्ड काफ़ी छोटा होगा। चलिए इसको इमेज के माध्यम से देखते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। तो इस तरह से इसका इमेज है ना, आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। यहाँ पे ये बना लीजिए इस तरह से कॉनकेव मिरर। ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये MN अपर्चर हो गया। यहाँ पे मान लीजिए फोकस, ये सेंटर, है ना। ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं इन्फिनाइट से आ रहा है, तो इन्फिनाइट से आने वाला रे कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है। हम लोग पढ़े हैं, है ना, लॉ में। और यहाँ से दिखा दीजिए, ऊपर से भी एक रे और नीचे से भी एक रे पास करवा के दिखा दीजिए। दोनों जहाँ कट किया, तो रियल इमेज किसको कहते हैं? जहाँ दो रेखाओं के वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाले इमेज को रियल इमेज। तो कहाँ पे कट किया दोनों रे? फोकस पे। यानी कि इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड, है ना। साइज क्या होगा? तो हाईली डिमिनिश्ड। तो अनंत पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनता है कॉनकेव मिरर के केस में, है ना। और कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। और साइज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच जब रखा जाता है तो इमेज क्या बनता है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ, है ना। जब वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा जाता है तो इमेज वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और साइज क्या होता है? तो डिमिनिश्ड, है ना, छोटा बनता है। तो चलिए इसको इमेज के माध्यम से देखते हैं इस तरह से। यहाँ इसको पोल मान लीजिए, ये MN अपर्चर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ फोकस मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बार? तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, है ना, और यहाँ से रे पास करवा दीजिए। आप लोग स्केल यूज कीजिएगा, अच्छे से इमेज बनेगा, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाला रेखा कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है। तो यहाँ इसको फोकस से पास करवा दीजिए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रेखा का क्या होता है? रिफ्लेक्शन उसी रास्ते में हो जाता है, वापस चला जाता है उसी रास्ता से। ये इधर से जा रहा है, वापस इसी रास्ता। तो दोनों रे जहाँ पे कट किया, कहाँ पे कट किया? तो इस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा इमेज, है ना। ये AB और ये डैश B डैश इसका नाम दे दीजिए। तो इमेज देखिए कैसा बना? डिमिनिश्ड, छोटा बना। स्मॉल भी लिख सकते हैं डिमिनिश्ड के जगह पे, है ना। ऐसे डिमिनिश्ड ही यूज किया गया है, तो डिमिनिश्ड ही लिखिएगा। भले इमेज यहाँ पे थोड़ा ये दिख रहा है बड़ा, लेकिन डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड बनता है ना, क्योंकि ये मेरा कोई एक्चुअल पैरामीटर है नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से सेकेंड कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, है ना, कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा?
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बना है, कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड। साइज क्या है, तो डिमिनिश्ड साइज। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, तो वहीं पे बनेगा एट सेंटर ऑफ वेचर पे ही बनेगा। रियल इन्वर्टेड बनेगा और कैसा बनेगा, तो सेम साइज का बनेगा, है ना। साइज क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। इसको फिगर बना लीजिए। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। इसको फिगर में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए आप लोग अच्छे से बनाइएगा मेजर करके। क्योंकि अगर ये 8 यहाँ से 8 सेंटीमीटर लिए हैं तो इसको 4 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि वक्रता त्रिज्या का फोकस लेंथ क्या होता है, आधा। यहाँ तो हम अंदाजे लिए हैं, भाई यहाँ पे कोई मेजरमेंट है नहीं, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है इमेज बनाने में। चलिए देखते हैं फिर भी। इसको इस तरह से पास करवा दीजिए। और हम लोग क्या जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे कहाँ से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। और फोकस पे इंसिडेंट करने वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। तो इस तरह से आप इमेज बना देंगे, है ना। देखिए ये इरर है, एक्चुअली में इमेज कहाँ बनना चाहिए था, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो यहाँ से अब हम लोग ऐसे खींच देंगे, है ना। थोड़ा सा इरर आ गया है, इरर को कम कीजिए। चलिए फिर से बना देते हैं इसका इमेज। इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है। चलिए मेज़र कर लेते हैं लेंथ को, क्योंकि स्केल है नहीं इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये यहाँ फोकस मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लीजिए। ये लेंथ देख लीजिए सेम है कि नहीं, थोड़ा सा का एरर आया, इसी से एरर आ जाता है। चलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, इस तरह का यहाँ से पास करवा दीजिए। चलिए यहाँ से इसको ऐसे पास करवा दीजिए। अभी भी थोड़ा सा एरर आ रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं हम लोग यहीं पे। इसको ऐसे मान लीजिए। चलिए ठीक है, तो ए बी और ये ए डस बी डस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग स्केल से बनाएंगे, अच्छे से इमेज बनेगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, है ना। तो ऑब्जेक्ट जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बनेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है between center of curvature and focus, position of object between center of curvature and focus। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, तो between center of curvature and infinite।
है ना। साइज नेचर क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, तो साइज हो जाएगा इनलार्ज, है ना। इनलार्ज यानी बड़ा साइज बनेगा, लार्ज। चलिए इसको बना के देख लीजिए, इसका इमेज फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। यहाँ पे फोकस मान लीजिए, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है ना। और इसको कलर कर दीजिए इस तरह से। ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और एमएन अपर्चर हो गया ये। और इसका इमेज बना दीजिए। तो इमेज किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इसको खींच दीजिए। है ना। एक रे यहाँ से खींच दीजिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दीजिए एक रे को। देखिए यहाँ दोनों कट किया तो यहाँ पे इमेज बन गया, यानी लार्ज मीन्स बड़ा इमेज, है ना। तो इस तरह से इसको पास ऐसे पहले पास करवाया, फिर इसी रास्ता में वापस हो जाता है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे उसी रास्ता में वापस मुड़ जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाला रे फोकस से होके जाता है। जहाँ दोनों कट किया तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ए डस बी डस इमेज बन गया, है ना। तो कैसा बना इमेज, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज मीन्स बड़ा बना। कंडीशन क्या था, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज का पोजीशन कहाँ बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, इस बार हम फोकस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे। एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज एट नाइट। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, है ना, हाईली इनलार्ज। तो देखिए इसका इमेज बना लीजिए, इस तरह से बनेगा इमेज। फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये कलर कर दीजिए इस तरह से। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए और इसको पास करवा दीजिए इस तरह से। एक रे यहाँ से पास करवा दीजिए, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा फोकस से होके जाता है, और एक रे यहाँ से पास करवा दीजिए। तो देखिए ये दोनों रे, है ना, आगे इस तरह से चला जा रहा है। तो इसको इमेजिन कर लिया गया कि कहाँ जाकर मिलेगा, इन्फिनाइट पे। तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाला रे उसी रास्ता में वापस लौट जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के एक समानांतर खींच दिए रे, वो फोकस से होकर जाता है इस तरह से। तो ये इमेज कहाँ बनेगा जा करके, तो एट इंफिनिटी कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 5 था, है ना। अब ये कंडीशन नंबर 6 अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो छठवां कंडीशन, ऑब्जेक्ट को रख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो लार्ज, यानी बड़ा साइज क्या बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए इस तरह से इमेज बनाएंगे हम। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं और इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या जानते हैं, एक रे को यहाँ से गुजार दीजिए इस तरह से, और इस तरह से गुजार देंगे एक रे को।
और एक रे को इस तरह से गुजार देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए ये दोनों रे आपस में कहीं जाकर नहीं मिलेगा, डाइवर्ज कर रहा है, इस तरह से फैल रहा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से पीछे लाइन खींच देंगे, है ना, और पीछे इसका इमेज बन जाएगा। पीछे जहाँ पे दोनों जा कर के कट करेगा वहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। देखिए कहाँ पे मिलता है दोनों। तो ये है इसका पोजीशन ऑफ इमेज, बड़ा बना, है ना, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से जितने भी कंडीशंस थे इमेज फॉर्मेशन के मैंने बता दिए। ये हो गया ए बी, ए डैश बी डैश हो गया। ये कॉनकेव मिरर का ये कलर्ड कर लीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एल एक्सिस। तो ये 6 कंडीशंस था इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर। और लास्ट कंडीशन में हमने देखा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा, काल्पनिक सीधा और बड़ा बन रहा जब कहाँ ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। तो आगे देखते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो कनकेव मिरर का यूज सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, फिर आपका कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट लोग करते हैं। और कनकेव मिरर का यूज पैरेलल हाईली स्ट्रेंथ वाले पैरेलल बीम को फाइंड आउट करने के लिए सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यूज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ केव मिरर। तो क्या यूज है कॉनकेव मिरर का, देखिए। तो पहला यूज लिखिएगा, इन सर्च लाइट, है ना, इन टॉर्च लाइट, तीसरा डेंटिस्ट ऑल्सो यूजेस concave mirror to see large image of teeth। चौथा, in a shaving saloon, शेविंग मिरर के रूप में, शेविंग मिरर, है ना। और पांचवा लिख लीजिए, इन वैकिल्स हेडलाइट, इन वैकिल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये था हमारा यूज ऑफ कनकेव मिरर। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है और उसका यूज क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन वाई कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज बनने के कंडीशंस। इसमें 2 ही कंडीशंस हैं। कौन कौन से कंडीशंस हैं जो देखेंगे, और इसका इमेज का साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, इंफिनिटी को, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट फोकस, है ना। नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको इंग्लिश में काल्पनिक और सीधा पढ़ेंगे, है ना। फोकस हो गया, इंफिनिटी हो गया। चलिए साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, तो हाईली डिमिनिश्ड। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, इसको इस तरह से कलर कर दीजिए।
और स्केल से खींच लीजिए। ये हो गया मान लीजिए फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये एम अपर्चर, और इन्फिनाइट से आ रहा रे, है ना। तो इन्फिनाइट से आने वाला रे हम लोग पढ़े हैं, रूल में भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। इन्फिनाइट से आने वाला रे कहाँ से होके जाता है? फोकस से होके जाता है। तो इसे सबसे गुजार दीजिए, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा दीजिए। दोनों तरफ से दिखा सकते हैं, नीचे से भी, है ना। इस तरह से इसको दिखा दीजिए। आप लोग स्केल यूज करेंगे तो इस तरह से इसका इमेज फोकस से बनेगा, है ना। इन्फिनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस से। कैसा बनेगा? वर्चुअल और डायरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड साइज, है ना। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और पोल के बीच में रखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा? तो बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, इसका लिख लीजिएगा एट फोकस बिहाइंड द मिरर, है ना। इसका भी बनेगा एट बिहाइंड द मिरर, सीधे मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। इसको सुधार लीजिएगा, है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल। और कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा? तो साइज इसमें लिखिएगा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यूज नहीं कीजिएगा, सिर्फ डिमिनिश्ड, है ना, छोटा बनेगा। चलिए इसका इमेज बना लेते हैं हम लोग, इमेज इसका बना लेते हैं। इस तरह से इसका बना लीजिए। यहाँ पे फोकस थोड़ा दूर ले लेते हैं इस बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पोल हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पास करवा दीजिए दोनों रूल के अनुसार। एक रे को कहाँ से पास करवाना है? एक रे को हम लोग पास करवाते हैं फोकस से। तो चूँकि ये तो डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्ज करते हुए इधर चला जाएगा, है ना। तो इसको डॉटेड लाइन से इधर खींच देंगे। और एक रे को कहाँ से पास करवाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करवाते हैं, तो ये तो यहीं से वापस मुड़ जाता है, इसका रिफ्लेक्शन होता नहीं, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ जाता है तो वापस उसी रास्ता में आ जाता है, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो। तो दोनों जहाँ पे कट किया इस पॉइंट पे, ये हो गया इमेज का पोजीशन, देखिए, है ना, डिमिनिश, छोटा साइज। तो इसको सारा का नाम लिख लीजिए। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए डस बी डस इमेज हो गया, एम एन अपर्चर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो ये था दो कंडीशन इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का बनना। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या उपयोग है? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है व्हीकल के विंग मिरर के रूप में यूज होता है, या फिर साइड मिरर के रूप में यूज होता है। क्योंकि ये करता क्या है कि वाइडर व्यू देता है ना, और बड़े से बड़े फील्ड का, बड़े से बड़े रोड का, बड़े से बड़े बिल्डिंग का, पेड़ का जो है ये छोटा इमेज बनाता है, इसलिए इसका उपयोग व्हीकल के साइड मिरर के रूप में।
चलिए आगे देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, यानी उत्तल दर्पण के यूज। तो उत्तल दर्पण का यूज हम लोग किस में करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, यानी कि विंग्स मिरर, है ना, टू सी रियर व्यू, है ना, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग्स मिरर इन ए व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स में रियर व्यू को देखने के लिए यूज होता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के साइड में लगाया जाता है, क्यों, ताकि बड़े से बड़े गाड़ी, बड़े से बड़े रोड, लंबे लंबे रोड और बड़े से बड़े बिल्डिंग का छोटा इमेज आसानी से बन जाता है इसमें, है ना। इनेबलिंग टू ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग करने के लिए इसे प्रोवाइड करता है, इनेबल करता है। आगे इसका और भी खासियत क्या है कि इसमें जो इमेज बनता है हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, डिमिनिश्ड साइज का बनता है। क्योंकि बड़ा से बड़ा बिल्डिंग है तो निश्चित है कि उसका छोटा इमेज बनेगा, तभी तो पूरा बिल्डिंग दिख पाएगा। तो इसका ये चीज़ है। वाइडर भी प्रोवाइड करता है, यानी बड़ा चौड़ा रोड है या फील्ड है तो उसका काफ़ी पूरा लगभग इमेज बन जाता है, इसलिए इसमें ड्राइविंग करने में आसानी होता है, क्योंकि बगल से कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा साइड से गाड़ी आ रहा है, आसानी से दिख जाता है। तो ड्राइवर को फैसिलिटी मिल जाता है, तो उसको साइड करने का मौका मिल जाता है ना। अगर कभी आप आगरा फोर्ट गए हैं तो वहाँ भी लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, और उसके टेरेस पे जब आप खड़ा होंगे तो बड़े से बड़े टॉम्ब, बड़े से बड़े मीनार और बिल्डिंग का इमेज आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो ये था हमारा यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, यानी लेक्चर नंबर 3 ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि हम आगे भी और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू, धन्यवाद।